डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की सेकंड स्टेज के हवाले से। फोटोसिंथेसिस की सेकंड स्टेज में होने वाले रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस के लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इन रिएक्शन को सबसे पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया और इसी बात पर 1961 में इसको नोबेल इनाम से नवाजा गया। फोटोसिंथेसिस के इस स्टेज में होने वाले रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी इनको लाइट रिएक्शंस में तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स यानी एटीपी और NADPH प्रोवाइड करते हैं। इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जाती है और इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। चलिए देखते हैं किस तरह से केल्विन साइकिल काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये साइकिल इतना सिंपल नहीं है जितना कि इस किताब में दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इन रिएक्शन की शुरुआत कार्बन डाइऑक्साइड के एक 5 कार्बन वाली शुगर के मिलने से होती है, जिसको राइबोलोज बाइफॉस्फेट कहते हैं। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है तो एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, जो कि अनस्टेबल होने की वजह से 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है और 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है। इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक जो है ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी 5 जो हैं दोबारा से राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्रेड 9 के लेवल पर यह सिंपल सा साइकिल सिर्फ रेफरेंस के तौर पर है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो चलिए इसकी डिटेल के अंदर जाते हैं। जी तो स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो कार्बन के एटम्स हैं उनको रेड बॉल से हाईलाइट किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट एक 5 कार्बन शुगर है और इसके मिलने से ही कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन स्टार्ट हो। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स करने के लिए एक एंजाइम दरकार होती है, जिसको रोबिस्को कहते हैं। राइबोलोज शुगर के 3 मॉलिक्यूल्स अगर कार्बन के साथ कंबाइन करें तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स में 15 कार्बन होते हैं। जब ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो ये तादाद में 18 हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके ब्रेकडाउन से जो 2 मॉलिक्यूल बने हैं उनको अगर हम कार्बन नंबर में देखें तो टोटल नंबर 18 बनते हैं, क्योंकि बनने वाला कंपाउंड 3-फॉस्फोग्लाइसरेट कहलाता है, जिसके 6 मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में कार्बन की तादाद 3 है। तो 6 मॉलिक्यूल हों तो टोटल कार्बन 18 हो गए, उतने ही जितने कार्बन डाइऑक्साइड और राइबोलोज बाइफॉस्फेट के मिलने से बने थे। यहाँ से ये 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ATP और NADPH की एनर्जी इस्तेमाल करते हुए 3-फॉस्फेट ग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम G3P भी कहते हैं। G3P के एक मॉलिक्यूल में कार्बन की तादाद 3 है और अगर 6 मॉलिक्यूल हों तो कार्बन की तादाद वही 18 ही बनती है, लेकिन इसमें से 3GP का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और बाकी G3P के बाकी 5 मॉलिक्यूल दोबारा से राइबोलोज बाइफॉस्फेट शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बात कर लेते हैं कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स के हवाले से जो फोटोसिंथेसिस के रेट पर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर रोशनी की शिद्दत के हवाले से बात की जाए तो रोशनी की शिद्दत के साथ फोटोसिंथेसिस की रफ्तार तब्दील होती रहती है। रोशनी की शिद्दत कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है और शिद्दत बढ़ने से रफ्तार बढ़ती है। ताहम रोशनी के बहुत ज़्यादा शदीद हो जाने पर फोटोसिंथेसिस की रफ्तार मज़ीद नहीं बढ़ती और मुस्तकिल हो जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के हवाले से। टेम्परेचर कम होने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम होती है। जब टेम्परेचर एक मुनासिब हद तक बढ़े तो फोटोसिंथेसिस की रफ्तार में इजाफा होता है, लेकिन अगर रोशनी की शिद्दत मुस्तकिल रहे तो टेम्परेचर बढ़ने का फोटोसिंथेसिस की रफ्तार पर असर कम होता है। और थर्ड नंबर पर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रफ्तार इस वक्त तक बढ़ती है जब तक दूसरे अवामिल इसे कम ना कर दें।
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में एक हद से ज़्यादा इजाफा स्टोमेटा बंद हो जाने की वजह बनता है और इससे फोटोसिंथेसिस की रफ्तार कम हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें।